शोहर सब्जी लेने जाता तो मेरा बुर्का पहन कर जाता। उसकी आवाज भी बिल्कुल लड़कियों के जैसे थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी होती कि वो ऐसे क्यों करता है। अगर मैं कहती कि मैं जाकर सब्जी ले आऊंगी तो वो मुझे बुरी तरह से डांट देता कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी। अब तो दरवाजे पर भी कोई आता तो वो पहले मेरा बुर्का पहनते फिर दरवाजे पर जाते। कभी कभी तो मुझे लगता मेरा शोहर मर्द है ही नहीं। मैं अपने शोहर की इस हरकत से बहुत तंग थी। एक दिन शोहर से छुपकर सब्जी लेने चली गई। जैसे ही सब्जी वाले पर नजर पड़ी, सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वो तो इस घर में आज मेरा पहला दिन था। जब से मैंने मुनव्वर से शादी की थी हमारे दिन ऐसे ही गुजर रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा घर मुयस्सर आया था जो हमने किराए पर लिया था। इसीलिए मैं खुश थी कि अपने घराने को जन्नत बनाकर रखूंगी। इसे सजाऊंगी, संवारूंगी और सलीके से रखूंगी। शाम का जिक्र है। मुनव्वर कुछ परेशान नजर आ रहे थे। क्या हुआ मुनव्वर, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? मैंने पूछा तो वो मुझ पर ही फट पड़े। तुम 2 मिनट चुप नहीं रह सकती? मेरी अपनी परेशानियां क्या कम हैं कि तुम्हारे सवालों का भी जवाब दूं? मुनव्वर की ऊंची आवाज सुनकर मैं सहम गई। ठीक है, आप मुझे मत बताइए, लेकिन परेशान ना हो। मैं उनके पास ही बैठ गई। उनके चेहरे पर नरमी फैल गई। बस नुसरत, तुम अल्लाह से दुआ करो कि सब ठीक हो जाए, बाकी मैं संभालूंगा। और सुनो, ऊपर वाले पोर्शन में जो लोग रहते हैं उनसे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मुनव्वर ने कहा। तो मैं भी सोच में पड़ गई कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। हम तो यहाँ नए नए आए थे, आखिर उनको ऊपर वालों से क्या खतरा था। खैर, दिन इसी तरह गुजर गया। हम सारे दिन के थके हारे सो गए। सुबह मेरी आंख घर के दरवाजे पर होने वाली दस्तक से खुली। ये कौन है जो सुबह सुबह ही आ गया? मैं जल्दी से उठ बैठी तो मुनव्वर ने मुझे बाहर जाने से मना कर दिया। तुम रुको, मैं खुद ही चला जाऊंगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे होते हुए तुम दरवाजा खोलो, मुनव्वर ने ये कहा और दरवाजे से निकल गए। मगर अगले ही लम्हे भागते हुए वापस कमरे में आए और हैंगर पर लटका मेरा बुर्का उठा लिया। ये टोपी वाला बुर्का था जिसमें वो लड़खड़ाते हुए बाहर जाने लगे और दरवाजे पर पहुंचकर लड़कियों की तरह आवाज निकालकर पूछने लगे, जी आप कौन? उनकी इस हरकत पर मैं हैरान रह गई। आखिर उनको सुबह सुबह बुर्का पहनने की क्या पड़ी थी? मैंने उनके पीछे जाने की बजाय कमरे में बैठकर उनका इंतजार करना मुनासिब समझा। जाहिर है कोई वजह होगी, तभी तो वो बुर्का पहनकर बाहर गए होंगे। मुनव्वर वापस आए तो उनके हाथ में सब्जी वाला शॉपर था। लगता है ये ऊपर वालों का है। सब्जी वाला बता रहा था कि रोज आकर उन्हें सब्जी दे जाता हूँ, मुनव्वर ने कहा और मुझे शॉपर थमाते हुए बोले, तुम ऊपर जाकर इन्हें दे आओ। मगर आपने तो खुद ही मना किया था कि ऊपर वालों से बात नहीं करना। हाँ हाँ, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूँ ना। और सुनो, उनको समझा देना कि आइंदा अपने मामलात खुद देखें। वो खुद तो गधे घोड़े बेचकर सोते रहते हैं, तो उनका दरवाजा बजाने वालों से हम क्यों बात करें? मेरे शोहर की बात भी सही थी। हम सुबह सुबह नींद से जागे थे। वो दिन मुनव्वर ने काफी बेचैनी में गुजारा। मैं देखती वो बार बार सहन का चक्कर लगाते और किसी से फोन पर बातें करते। मैं कुछ पूछती तो मुझे ना बताते। मुझे अपने अम्मा अब्बा की याद आ रही थी, मगर मैं मुनव्वर का भरपूर साथ दे रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे सारे जमाने से लड़कर अपनाया था और मुझे इस बात की कदर भी थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो मुनव्वर कहने लगे, तुम तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्याल आ रहे थे और मैं बहुत ही मनफी सोच रखने लगी थी। फिक्र नहीं करो, तुम्हें उनसे मिलकर खुशी होगी, मुनव्वर ने कहा और फिर मुझे बुर्का पहनने को कहा। मैं तैयार हो गई तो मुनव्वर ने भी बुर्का पहन लिया। अपना हुलिया बिल्कुल औरतों जैसा बना लिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने मुनव्वर को इस काम से टोका तो वो मुझ पर बरस पड़े और बोले, तुम चुप रहो, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। मैं चुप हो गई और फिर वो मुझे लेकर बाहर आ गए। घर से बाहर जाते हुए मुझे बहुत डर लग रहा था। हम पहले कभी इस तरह से घर से बाहर नहीं निकले थे। मुझे लग रहा था कि लोग हमें बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हम लोग गली की नुक्कड़ पर पहुंच गए। वहां पर एक बड़ी काले रंग की गाड़ी खड़ी थी जिसका दरवाजा खुला और उसमें से एक लड़की बरामद हुई। लड़की ने भी खुद को अच्छी तरह से शॉल में ढांप रखा था। हमने उससे खैर खैरियत दरियाफ्त की। वो मुझसे गले लगकर मिली और फिर मैं और मुनव्वर
उसे लेकर घर आ गए। लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके गोरे गोरे हाथ उसके बुर्के से साफ वाज़ेह हो रहे थे। घर आकर जैसे ही उसने नकाब उतारा तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। वो बिल्कुल मेरी हमशक्ल थी और ऐसा लगता था जैसे मैं इससे पहले भी मिल चुकी हूँ, जैसे मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो उसे पहली बार मिल रही थी और बहुत हैरान थी। यहाँ आकर एक बार फिर वो मेरे गले लगी और फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ है तुम्हें? तुम कौन हो और ऐसे क्यों रो रही हो? मैंने हैरत से पूछा। मेरा नाम परवीन है। मैं तुम्हें पल पल याद करती थी। परवीन मेरे गले से लगकर रो रही थी। मुझे उसका लम्स, उसकी खुशबू, उसका एहसास बता रहा था कि मैं उसे पहले भी मिल चुकी हूँ, मगर ये जान नहीं पा रही थी कि हम दोनों कहाँ मिले हैं। खैर, परवीन का रोना धोना कम हुआ तो वो अंदर कमरे में आकर बैठ गई। मैंने उसके लिए चाय बनाई। वो अभी कुछ परेशान लग रही थी। थोड़ी देर में मेरे शोहर भी आ गए। वो परवीन के लिए बाजार से कुछ खाने को लेने गए थे, मगर अब भी उन्होंने मेरा बुर्का पहन रखा था। अंदर आते ही वो परवीन से घुल मिलकर बातें करने लगे। अभी तक मैं जान नहीं पाई थी कि मेरे शोहर से परवीन का क्या रिश्ता है, क्योंकि वो दोनों आपस में ऐसे घुले मिले थे जैसे उनका आपस में कोई बहुत गहरा ताल्लुक हो। मेरे दिल में खतरे की घंटी बजने लगी थी। बज़ाहिर तो मैं किचन में चाय बना रही थी, मगर मेरे कान उन दोनों की बातों पर थे। मुझे समझ तो आ रही थी, मगर इस गुफ्तगू का मकसद क्या था मैं समझ नहीं पाई। थोड़ी देर के बाद चाय बनाकर फारिग हुई। मैं ड्राइंग रूम के बिल्कुल पास खड़ी थी कि परवीन ने सरगोशी वाले अंदाज में मुनव्वर से कहा, देखो, अभी अपनी बीवी को सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक बार हमारे मामलात निपट जाएं तो फिर हम इसे सारी हकीकत खुद ही बता देंगे। परवीन की बात पर मुनव्वर ने हाँ में सर हिलाया और तभी मैं कमरे में दाखिल हुई। ये किस सच की बात हो रही है? मैंने हैरत से पूछा। मेरे चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। तुम गुस्सा नहीं करो। मैंने जब तुम्हें अपनाया है, तुम्हारी जिम्मेदारी ली है, तो तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम्हें कोई शक है तो तसल्ली कर लो। मुनव्वर ये कहते गुस्से से उठ खड़े हुए और मेरी बोलती फिर बंद हो गई। मुनव्वर हमेशा अपने गुस्से से मुझे चुप करा देते। हर बात मेरे दिल में ही रह जाती। वो लड़की मुझे अब अजनबी नजरों से देख रही थी, जैसे उसे मेरे वजूद पर यकीन ही ना हो। वो दिन ऐसे ही गुजर गया। मैं सोच रही थी कि परवीन रात को हमारे घर से चली जाएगी, क्योंकि अभी तक मेरे शोहर ने परवीन का खुद से रिश्ता नहीं बताया था। मेरे जहन में अजीब से ख्यालात आ रहे थे, पर मैंने अपने शोहर पर पूरी दुनिया से ज्यादा भरोसा किया था। अब उसका धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रात हुई तो मेरी नजरें परवीन को टटोलने लगी। ये कब जाएगी यहाँ से? मैंने दिल में 100 बार सोचा। रात का वक्त हो गया था। मेरा शोहर कमरे में आया तो मैंने उनसे पूछा कि परवीन कौन है और ये यहाँ से कब जाएगी? तुम ज्यादा सवाल नहीं करो, मेरी बातचीत चल रही है। जैसे ही मामलात निपट जाएंगे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरे शोहर की बात पर मैं और सहम गई। मेरे जहन में मुख्तलिफ कहानियां उभरने लगी। कहीं ये आदमी मुझे बेचने तो नहीं चला? मैंने दिल में सोचा और एक मशकूक नजर उस पर डाली, मगर वहाँ मोहब्बत और खलूस के सिवा कुछ ना था। मैं खामोशी से जाकर सो गई। सुबह उठी तो देखा परवीन हमारे ही घर में थी। मुझे कुछ खटका सा हुआ, मगर मैं खामोश रही। नहीं चाहती थी कि तकल्लुफ की ये हल्की सी दीवार भी गिर जाए और मेरा शोहर जो मेरी दस्तरस्त में है वो मेरी जात से ही बेनियाज हो जाए। अभी मैं सोच ही रही थी कि घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। पिछले रोज मैंने कपड़े धोए थे। अपने बुरके वगैरह धोकर मैंने तार पर फैला दिए थे, जो अभी तक गीले थे, क्योंकि शायद ये हल्की सर्दी का मौसम था। जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक हुई, मुनव्वर के हाथ पांव फूल गए। वो लड़की भी सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगी, जबकि मैंने देखा ऊपर वाले किराएदार भी अभी तक सो रहे थे। आज हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, मुनव्वर ने कहा। उन लोगों का रोज यही मामूल है। जब देखो ये लापरवाह होकर सोए रहते हैं। उनके अखबार, सब्जी और दूध की थैलियां संभालने के लिए हम ही रह गए हैं। मुनव्वर गुस्से में बोले। तभी मैंने सोचा कि क्या हर्ज है, मुझे खा थोड़ी ना जाएगा। यही कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। मुनव्वर ने मुझे पीछे से मना किया। रुक जाओ, मैंने कहा दरवाजा मत खोलना, मगर मैंने परवाह नहीं की। शायद परवीन वाली बात का भी मुझे गुस्सा था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वाले शख्स की शायद मुझ पर नजर पड़ी, मगर मैं उसे देख नहीं पाई। उस लम्हे पीछे से मुनव्वर ने मुझे खींच लिया और एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया।
तुम्हें समझ नहीं आती, मैं जिस बात से मना करता था वो ही करती हो। ऐसा कहने की देर थी कि बाहर भी एक हंगामा बरपा हो गया। बाहर खड़े शख्स ने जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू कर दिया। मुझे सब पता चल गया है मुनव्वर, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। मुझे पता है तुम यहाँ छुपे हुए हो, इसीलिए यहाँ सब्जी वाला बनकर आता था। दरवाजा खोलो वरना तुम्हारी जान ले लूंगा। बाहर खड़ा शख्स चिल्ला रहा था। तुमने मेरी बेटी को अगवा किया है, तुमने इसे जबरदस्ती यहाँ रखा हुआ है, तुम इसके साथ ना जाने किस रिश्ते से रह रहे हो। बाहर खड़ा आदमी मुसलसल चिल्ला रहा था, जबकि मैं उसको समझ नहीं पाई। मैं तो उसकी बेटी नहीं थी, ना वो मेरा बाप था, मैं उसे जानती तक नहीं थी। मुनव्वर, ये कौन है? मैं मारे डर के कांपने लगी। तुमसे कहा था ना दरवाजा मत खोलो, मगर तुम तो बहुत होशियार बनती हो। अब समझ आई कि मैं क्यों मना करता था। मुनव्वर मुझ पर चिल्लाने लगे और हमारे खौफ के मैं हाँकने लगी। मैंने घबराते हुए मुनव्वर से पूछा, ये ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं इसकी बेटी हूँ? मेरे सवाल के जवाब में मुनव्वर और गुस्से में आ गए। मैंने तुम्हें कहा था ना, ज्यादा सवाल मत करो, चुपचाप बैठी रहो। अगर मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इस बुढ़े की नहीं जिसको अपनी खबर नहीं है। मुनव्वर ये कहकर कमरे में चला गया, जबकि परवीन आकर मुझे तसल्ली देने लगी। वो मुझे सीने से लगाकर बैठ गई। मुझे बहुत रोना आ रहा था। बाकी सब गम तो भूल ही गए, बस मुनव्वर का गुस्सा था जो मुझे याद रह गया था। मेरे जहन में सारा मंजर किसी फिल्म की तरह चलने लगा। मैंने कैसे मुनव्वर पर एतबार किया था, बाबा से छुप छुप कर उससे मिलती, फिर उसे रोजाना यही कहती कि वो मुझे अपना जीवन साथी बना ले। मुनव्वर भी मुझसे शुरू से मोहब्बत करता था, इसीलिए वो मुझे अपनाना चाहता था, लेकिन जब मैं उसे शादी का कहती तो वो परेशान हो जाता। बाबा को इस बारे में पता नहीं था। एक दिन मैंने मुनव्वर से अपने रिश्ते की बात की तो उसने साफ कह दिया कि वो मेरे बाबा को मना नहीं सकेगा, इसलिए हम दोनों को भागकर शादी कर लेनी चाहिए। मैंने मुनव्वर पर भरोसा किया और उसके साथ घर से भाग आई। हम दोनों ने अदालत में निकाह किया और फिर मुनव्वर ने किराए का घर लिया जहां अब हम रह रहे थे। जबकि सब कुछ ठीक था, मुनव्वर और मैं सुकून से रह रहे थे कि ये भयानक सिलसिले शुरू हो गए। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किससे फरियाद करूं। मैं सारा दिन परेशान रही। शाम को मुनव्वर कुछ देर के लिए घर से बाहर गए और अपने साथ 2-3 आदमी ले आए। मुनव्वर बहुत खुश लग रहे थे। जो लोग उनके साथ आए थे वो लोग बड़े ताकतवर लग रहे थे। उनकी बातों से महसूस हो रहा था कि ये मेरे मुखलिस और हमदर्द हैं, मगर मैं उनको नहीं जानती थी। मुनव्वर ने मुझे और परवीन को बुर्का पहनाकर तैयार होने को कहा। हम लोग बाहर आकर गाड़ी में बैठ गए। उन लोगों ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी और एक दूर दराज इलाके में पहुंच गए, जहां दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था। मेरा दिल खौफ के मारे कांपने लगा। या अल्लाह, मैं कहाँ आ गई हूँ? एक अजनबी पर भरोसा तो कर लिया, मगर ये नहीं जानती कि ये मेरे साथ क्या करेगा और मेरी बकाया जिंदगी कैसे गुजरेगी। तभी गाड़ी का दरवाजा खुला और 2 लोगों ने मुझे सामने बने घर के अंदर आने का इशारा किया। मेरे साथ परवीन भी थी। परवीन बहुत खुश लग रही थी। वो मुझे लेकर इस घर में अंदर दाखिल हुई तो सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। औरत ने मुझे देखते ही सीने से लगा लिया और ऊंची आवाज में रोने लगी, मेरी बेटी, तू कहाँ चली गई थी? तू कहाँ रह गई थी? मैंने तुझे कितना याद किया, ये मैं ही जानती हूँ। मैं परेशान खड़ी उसे देख ही रही थी। या अल्लाह, ये कौन है? अब मुझे किस नए जाल में फंसाया जा रहा है? मेरा जहन काम करना छोड़ चुका था। तब वो औरत मुझे लेकर अंदर वाले कमरे में चली गई। वहाँ 2-3 लड़कियां और भी बैठी थीं। वो सब मुझसे लिपट कर बैठ गईं और मुझसे बातें करने लगीं। आप लोग कौन हैं? मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने उस औरत से डरते डरते पूछा, बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरी हकीकी माँ हूँ। औरत ने जज्बाती लहजे में कहा तो मुझे भी रोना आ गया। ना जाने क्यों उसके चेहरे से माँ वाली शफकत टपक रही थी, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर पाई। अम्मा जी, अगर आप मेरी माँ हैं तो फिर जिन लोगों के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 25 साल गुजारे हैं वो कौन थे? और अगर मैं आपकी हकीकी बेटी हूँ तो इस बात का यकीन कैसे करूँ? ये देख रही है, उन्होंने परवीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कोई और नहीं बल्कि तेरी सगी बहन है। मैं तेरी माँ हूँ और जिससे तूने शादी की है वो तेरा फुफ्फी जात है। कुछ समझी? उस औरत ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने ना समझने वाले अंदाज में सब लड़कियों को देखा। वो भी मुस्कुराने लगी। हम सब तुम्हारी बहनें हैं बाजी,
उन लड़कियों की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। नहीं जानती थी कि वो सब मेरी सगी बहनें हैं भी या नहीं, मगर माहौल कुछ ऐसा बन चुका था कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रही थी उनको इनकार करने की। 2-3 दिन यूं ही गुजर गए। मेरे शोहर ने मुझसे मुलाकात नहीं की। मैं काफी परेशान थी क्योंकि जैसा भी था वो मेरा शोहर था और मैं उनसे मोहब्बत करती थी। अगले ही दिन एक और साहब भी आ गए। ये बुजुर्ग भी इंतहाई खूबसूरत थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा हकीकी बाप हूँ और तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। मुझे अपने हकीकी माँ बाप मिल चुके थे बकौल उन लोगों के, मगर मैं कैसे यकीन करती। तब मेरी हकीकी माँ ने मुझे सारी कहानी लफ्ज ब लफ्ज सुना दी, जिसके बाद मुझे यकीन आया कि वाकई जो कुछ हुआ इसमें मेरे माँ बाप का कोई कसूर ना था। बेटी, तुम इसी घर में पैदा हुई थी। तुम्हारे लिए हमने अल्लाह ताला से दुआएं मांगी थी, मगर तुम्हारे बाप को बेटी नहीं बेटा चाहिए था। जब तुम इस घर में पैदा हुई तो एक सोगवारी की फिजा फैल गई। घर के माहौल में अजीब सा तनाव था। एक शाम का जिक्र है, हमारे ससुर की तबीयत खराब थी। ना जाने ऐसा क्या था कि उनको लगा अब दुनिया में उनकी चंद ही सांसें बाकी रह गई हैं, इसलिए उन्होंने फटाफट अपने बच्चों को बुलाया और उनमें जायदाद की तकसीम करने को कहा। हमारे घर में एक बेटी थी, जबकि बशीर भाई के यहाँ 2 बेटे थे। बड़े अब्बा ने बशीर की औलाद देखते हुए उनको ज्यादा जमीन देने का फैसला किया। इस बात पर तुम्हारे बाप को गुस्सा आ गया कि एक बेटी की वजह से उनको जायदाद में कम हिस्सा मिल रहा है। पहले तो वो बशीर से लड़ते रहे, मगर जब मामला हद से बढ़ा तो बात हाथापाई पर उतर आई। गुस्से में उन्होंने तुम्हारी जान लेने की भी कोशिश की, क्योंकि उनको ये यकीन था कि अगर तुम ना होती तो उनको जायदाद में ज्यादा हिस्सा मिलता। बशीर उनका भाई बहुत नरम दिल का मालिक था। उसे ये बात बर्दाश्त ना हुई कि उसका बड़ा भाई जायदाद की खातिर अपनी बेटी की जान ले, और उस वक्त तुम्हारे बाप को गुस्सा भी बहुत था। बशीर को यकीन हो गया था कि तुम्हारा बाप किसी भी वक्त तुम्हें खत्म कर देगा, इसीलिए वो रातों रात तुम्हें और अपने खानदान को लेकर हमसे बहुत दूर चला गया। सारी जायदाद हमारी हो गई। अब हम लोग तन्हा रह गए। मुझे तो तुम्हारी बहुत याद सताने लगी, जबकि तुम्हारे बाप को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि बशीर उनकी बेटी को लेकर चला गया है, तो वो शायद तुम्हें जान ही से मारना चाहते थे। मगर अल्लाह ताला की कुदरत देखो कि उसने तुम्हारे बाप को उसके बाद 4 बेटियों से नवाजा, और बेटियों के बाद उनका दिल ऐसा नरम हुआ कि ये तुम्हें खोकर पछताने लगे। बशीर के बारे में कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ रूपोश हो गया है। तुम्हारे बाप ने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो लापता हो गया। वो तुम्हारी जान बचाना चाहता था और इस झगड़ों से कहीं दूर जाना चाहता था। उसने तुम्हें बाप बनकर पाला, और जब तुम बड़ी हो गई तो तुम पर पाबंदियों के पहरे बिठा दिए। शायद वो तुम्हारी शादी इज्जत से करना चाहता था, मगर ये तो खुदा की करनी हो गई कि उस दूर दराज इलाके में भी तुम्हें मेरी नंद का बेटा मिल गया, यानी तुम्हारी फुफ्फो का बेटा, जिसे तुम नहीं जानती थी। तुम दोनों की मोहब्बत ने इस दूरी को खत्म कर दिया। तुम्हारी शादी के बाद जब तुम्हारे बाप को इल्म हुआ कि तुम उनकी बहन के घर आ गई हो, तो उसने तुम्हारे शोहर से बात की कि वो तुम्हें इससे मिलवा दे, मगर उसकी जिद थी कि वो तुम्हें ये सदमा नहीं देना चाहता कि तुम्हारे हकीकी माँ बाप कोई और हैं। इसलिए एक दिन उसने परवीन को भी ले जाकर तुम्हारे साथ रखा ताकि तुम्हें तसल्ली रहे। हम सब भी तुम्हारे जज्बात से वाकिफ थे। हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें अपने माँ बाप की हकीकत का इल्म हो, लेकिन बेटी, अल्लाह ताला ने इंसान के मुकद्दर में जो लिखा होता है वो होकर ही रहता है। तुम लोग जिस इलाके में रहते थे वहाँ पर तुम्हारे बाप का जानने वाला एक आदमी रहता था जो गली मोहल्लों में सब्जी बेचता था। एक दिन उसने तुम्हारे शोहर को एक घर में देखा। उसने आकर तुम्हारे बाप को बता दिया, और यूं तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढने निकल पड़ा और एक सब्जी वाले का रूप धार कर तुम्हारे घर पहुंच गया। उसको पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था। तुम्हारे शोहर को भी इस बात का इल्म हो गया था, इसलिए उसने तुम्हें घर से बाहर निकलने और सब्जी लेने से मना किया होगा, और वो खुद भी औरतों की तरह हुलिया बनाकर रहने लगा ताकि तुम्हारे बाप को लगे कि किसी ने उसे गलत बताया है। यहाँ तो सिर्फ औरतें रहती हैं। परवीन भी अपनी फुफ्फोजात के डर की वजह से खामोश रही, वरना वो तुम्हें भी बता देती। बहरहाल मुनव्वर अपने मामू के डर की वजह से खामोश था, मगर उसे मालूम था कि एक ना एक दिन तुम्हारा बाप तुम्हें ढूंढ निकालेगा, इसीलिए तुम्हें खुद ही यहाँ ले आया। अम्मी जान ने ये बात खत्म की तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी ही जिंदगी की कहानी है। मैं उनके गले लगकर रोने लगी।
कुछ दिनों बाद हमारी चचा और चच्ची से भी सुलह हो गई, यानी कि जिन्होंने मुझे माँ बाप बनकर पाला वो भी हमारे साथ हमारे घर में आकर रहने लगे। जबकि अब्बा, जिन्हें बेटियों की पैदाइश के बाद एहसास हो चुका था बेटे या बेटी से किसी की शान में फर्क नहीं पड़ता, उन सब का साया हम बेटियों पर आज भी कायम है। और खुदा करे कि हमारे घर की खुशियां सदा सलामत रहें।